एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आज हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट और मैं आपको बताते चलूंगा साथ में कि जब तक आप प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ लेते हैं तब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने भी मेरे व्यूअर्स नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीएचयू के अपडेट्स प्लस टीचिंग वीडियोस और पॉलिटी के शानदार सेशन से जुड़ने के लिए आपको बीएचयू पाठशाला पे बने रहना पड़ेगा। फिर कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की। तो जैसे मैंने राष्ट्रपति में भी आर्टिकल लिखा था, आप इसको याद रखेंगे, 63 to 71 रहेगा। फिर इसके बाद आते हैं ये आर्टिकल 63 जहां से स्टार्टिंग होती है, वो क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये भी मैंडेटरी है। उपराष्ट्रपति का भी पोस्ट बहुत जरूरी है। इसमें भी वही शैल भी प्रयोग करके इस पे जोड़ देता है, इस पे करने के लिए। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ से लिया गया है। जैसे कि मैं अभी प्रेसिडेंट वाला जो वीडियो आप प्ले हुआ तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। नहीं, आप गलत हैं। राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है और जो उपराष्ट्रपति का है, वाइस प्रेसिडेंट का, वो यूएसए से लिया गया है। आप इसको याद रखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम। ये आर्टिकल 64 है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। इट मीन्स चेयरपर्सन होगा। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्षता करता है, वैसे ही राज्यसभा का ये सभापति होगा, चेयरमैन होगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। ये कहता है आर्टिकल 64। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप इस पे स्टार बना लीजिएगा। ये कहता है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अब्सेंस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, जिन अनुपस्थिति में 2-3 कारण हो सकते हैं कि वो बीमार हो, वो किसी विदेश यात्रा पे गए हों या उनका पद खाली हो, तो जिस दिन से पद खाली होगा उसके अगले दिन से जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो उनकी जगह बैठेगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से बैठेगा। ऐसा नहीं कि उसको हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जाके बैठेगा तो उसको हम वर्किंग प्रेसिडेंट कहेंगे। और जिस दिन या तो विदेश से लौट आते हैं या बीमार होने के बाद ठीक होकर वापस आ जाते हैं प्रेसिडेंट, या खाली सीट थी तो फिर इलेक्ट होके आ जाते हैं, जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन ये अपने फिर उसी काम पे चले जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें एक और फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जैसे प्रेसिडेंट की जो सीट, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, मान लीजिए ये खाली है किसी रीजन से, वाइस प्रेसिडेंट की भी खाली है, तब प्रेसिडेंट, और हमको क्या करना है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली नहीं रहने देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है कि उसको नहीं रहने देना, निर्देश दिया गया है। फिर इसके बाद हम बताते हैं कि इसके बाद अगर ये दोनों खाली रहते हैं तो सीजीआई लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये भी नहीं रहा, अगर बाय द वे ये खाली हो पोस्ट, तो फिर यहाँ पे इनकी जगह लेने के लिए कौन आएगा? तो फिर यहाँ पे आता है सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। आप इस फैक्ट को नोट कर लेंगे। अगर ये तीनों पोस्ट खाली होंगे तो प्रेसिडेंट का कार्यभार जो है वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज संभालेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें फैक्ट करके आप जोड़ लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं आर्टिकल 66 का 1। ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। क्या कहता है? इसमें हम डिफरेंस आपको बताएंगे। आप जितने भी लोग आप वाइस प्रेसिडेंट का वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज पहले आप प्रेसिडेंट की जो लेक्चर है बीएचयू पाठशाला पे आप जाके उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जैसे इसमें बताता है कि संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में, इनके इलेक्शन में। तो संसद के दोनों सदन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति में क्या होता था? संसद के दोनों सदन में भाग लेते थे, प्लस उसमें जो विधानसभा के सदस्य है वो भी भाग लेते थे, जिनकी संख्या मैंने बताई थी 4120। आप याद करिएगा। फिर उसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों कैंडिडेट भाग लेते हैं इनके चुनाव में। दोनों टाइप के कैंडिडेट वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में केवल इलेक्टेड की बात करता था। तो जब उसको मैंने काउंट करके प्लस करके भी बताया था। अब इस मान लीजिए कि अगर कोई संख्या पूछता है कि कितने एमपीज भाग लेते हैं, तो आप सीधे जोड़ देंगे 545 को जोड़ देंगे प्लस 245 को जोड़ देंगे, तो ये 790 आ जाएगा। तो इतने लोग, मान लीजिए इसमें 2 एंग्लो इंडियंस को अगर घटा देंगे
तो एक्चुअल में अगर हम क्वेश्चन पूछ देता है ऐसा कि मतलब कितने एमपीज भाग लेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 790 होगा। अगर बाय द वे 790 नहीं होगा तो यहाँ पे 788 जरूर होगा, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के हम माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति में भाग लेता था, यहाँ पे वो भाग नहीं लेता है। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के अपर और लोअर हाउस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है 2 पॉइंट जो ये सेम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, मतलब इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड आता है सिंगल ट्रांसफरेबल, वो जैसे मैंने बताया था कि वोट ट्रांसफर भी हो सकता है। और इनके भी चुनाव में जैसे जब ये लोग भाग लेंगे, चुनाव वोट करने जाएंगे, तो उसी के साथ ये भी वैसी प्रक्रिया होगी जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2-3 कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक एमपी जाएगा तो बस इनके फेवर में वोट करके जाएगा। ये यही बताता है प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, कि वो जाके यहाँ पे प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है कि हम फर्स्ट वरीयता इनको देते हैं बी कैंडिडेट को, सेकंड इनको देते हैं, थर्ड इनको देते हैं। फिर एमपी दूसरा एमपी कोई जाएगा जब वोट देने, तो ये हिडन होगा, आप ये भी जानिएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा तो ए वाले को बोलेगा कि मैं इनको फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, इनको सेकंड देता हूँ, थर्ड देता हूँ। फिर ऐसे ही एमपी, कोई तीसरा एमपी जाएगा तो मे भी इसको फर्स्ट दे दे, इसको सेकंड, इसको थर्ड दे दे। इस तरीके से होगा, बस आप इतना समझिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसी के साथ हम आप इसको नोट कर लेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आइए अब आ जाते हैं उनके क्वालिफिकेशन पे। ये आर्टिकल 66 का 3 कहता है, उनके क्वालिफिकेशन की बात कहता है। वो कहता है कि जैसे सेम है जैसे उसमें है कि मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति में है क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत नागरिक लिख देंगे। और मिनिमम एज जो है वो 35 होनी चाहिए, मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए 35, आप ये लिख देंगे। इसमें एक फैक्ट जो उनसे डिफरेंट है, प्रेसिडेंट की डिफरेंस है, उसमें कहता है कि प्रेसिडेंट को लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता, यही डिफरेंस है। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, और वो इसमें 3-4 पॉइंट आता है, जैसे वो किसी लाभ के पद पे ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हर क्वालिफिकेशन में सब में जुड़ता है, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो। फिर आ जाता है टेन्योर पे। टेन्योर इनका 5 ईयर होता है। आप ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 6 साल उनका होता है टेन्योर, बट इनका 5 साल का होता है, क्योंकि ये इलेक्टेड है और ये इसके साथ ही 5 साल से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें ये भी लिखा गया है आर्टिकल 67 में जो है 67 आर्टिकल जो है, इसमें ये लिखा गया है कि वो 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। फिर आता है ओथ की बात आती है, आर्टिकल 69 कहता है, 68 इंपॉर्टेंट नहीं है। ओथ की बात आती है तो शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट दिलवाता है वाइस प्रेसिडेंट को शपथ। और इसमें आप ये जान जाइएगा, आप इसको ऐसे ही बना लीजिएगा एरो करके, शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को। फिर इसमें इस्तीफे की बात आ जाती है, रेजिग्नेशन की बात आ जाती है। तो इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बना के आप एरो आप दोनों साइड से कर दीजिएगा, ये इनको देता है, ये इनको देता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देगा कि मैं ये पद छोड़ना चाहता हूँ और मैं पद छोड़ रहा हूँ, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देगा। तो ये आप ओवरऑल पूरा नोट कर लेंगे। आइए अब आ जाते हैं लास्ट बात जो हमारी है, पद से हटाने के लिए। जैसे हमने यही बात प्रेसिडेंट में कही थी, तो महाभियोग का नाम लिया था। इनको हटाने के लिए मतलब इनके हटाने का प्रोसेस को महाभियोग नहीं कहा जाता, इस पर आप ध्यान देंगे। बस ये मैंने बना दिया चार्ट, ये आपको इसलिए बनाया कि आपको अंतर समझ में आ जाएगा ओवरऑल। जैसे पहला ये है कि जब हम प्रेसिडेंट को हटाने की बात करते हैं तो वो हम किसी भी सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा के सदस्य मिलकर भी पहले जो मतलब फर्स्ट जो जनरेट कर सकते हैं उस प्रस्ताव को,
ये किसी भी सदन से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल राज्यसभा से होगा, केवल अपर हाउस से होगा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसलिए कि ये पावर सिर्फ राज्यसभा को दी गई है कि राज्यसभा पहले प्रस्ताव लाएगा कि हमारा जो चेयरमैन है उसको हटाना है वाइस प्रेसिडेंट को, फिर ये जाएगा लोकसभा के पास, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तब हटता है। इसके बाद आती है दूसरी बात, महाभियोग प्रस्ताव। इसमें जरूरी है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इसमें जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप ये पूछेंगे सर ये महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है? महाभियोग प्रस्ताव का मतलब है कि जब भी हम हटाने की बात करेंगे प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए कम से कम हमें 50 मेंबर को मिलाना पड़ेगा, और 50 मेंबर एक सिग्नेचर करेंगे, एक लेटर लिखकर कि मतलब हम लोग कितने लोग हटाना चाहते हैं, तो उसी को महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता है, उपराष्ट्रपति भवन हटाने के लिए किसी भी महाभियोग प्रस्ताव की जरूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं प्रेसिडेंट वीटो। ये प्रेसिडेंट का चैप्टर में छूटा था और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब तक आप वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपका प्रेसिडेंट जो चैप्टर वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए हम बात जान लेते हैं ये वीटो की। पहले तो आप जान लीजिए वीटो का जो मीनिंग है, इसका मतलब है रोकना, टू स्टॉप। ठीक, फिर ये इसकी जो वीटो की बात है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है, लेकिन ये पहले से माना जाता रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसीलिए इसको 3 टाइप्स में जाना जाता है। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा है सस्पेंसिव, तीसरा पॉकेट। आप इसको कर सकते हैं हिंदी में, जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो आप जानिएगा, इसको पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण वीटो, इसको कह सकते हैं निलंबनकारी कहते हैं, निलंबनकारी वीटो, और इसको आप कह देते हैं पॉकेट को पॉकेट ही कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस जान लीजिए, डिफरेंस है क्या एक्चुअल में। जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट की बात जब मैं कर रहा था कि जब कोई भी अमेंडमेंट होता है तो वो पहले किसी भी हाउस से होता है, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो देखिए प्रेसिडेंट को 3 टाइप की पावर है, उसी को वीटो कहा गया है। एक पावर है कि सपोज दैट अगर कोई भी एक अमेंडमेंट आता, अमेंडमेंट नहीं, मान लीजिए कोई प्रस्ताव आता है किसी चीज को लेकर, एक कानून बनाने को लेकर आता है, लॉ मेकिंग को लेकर, ठीक, तो प्रेसिडेंट कर सकता है कि उसको रोक देगा, बोल देगा कि नहीं मैं इसके फेवर में नहीं हूं, तो वो वहीं पे रद्द हो जाएगा। उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। वो सीधे बोल देगा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और इसको मैं रद्द करता हूं। सेकंड आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या कहता है, उस जो लॉ है, जो लॉ बन रहा है, मान लीजिए किसी एजुकेशन पॉलिसी बन रहा है कि अब फीस बढ़ानी है या ऐसा करना है, ढेर सारे लॉज होते हैं, आपको पता होगा। तो कोई भी ऐसा लॉ अगर है तो अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है, तो वो सस्पेंसिव वीटो का यूज करेगा और उसी को दोबारा भेजेगा लोकसभा में या राज्यसभा में कि प्लीज इस पे एक बार आप रिव्यू करिए और इसमें सकारात्मक सुधार करके वापस लाइए। तो उसको कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। ये जो थर्ड वीटो है ये एक ऐसी पावर है कि अगर राष्ट्रपति के यहाँ पे कोई प्रस्ताव गया और उनको सिग्नेचर करना होगा, वो चाहे तो उसको रख लेंगे और उनसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी रूल लॉज नहीं है कि कोई उनसे मतलब जाके पूछे। इवन प्रधानमंत्री भी नहीं पूछ सकता है कि सर आप उसको रोक के क्यों रखे हैं। उसी को कहते हैं पॉकेट वीटो, मतलब वीटो को अपने पॉकेट में रख लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इसके बाद बात आ जाती है 2 चीजों की, जैसे ये किन पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो तीनों वीटो की पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, जो मैंने बताया संविधान संशोधन, जो ये एब्सोल्यूट वीटो है, पूर्ण जिसको निलंबनकारी वीटो कह सकते हैं पूरी तरीके से, ये इस पे अप्लाई नहीं होती है। और एक धन विधेयक में, मनी बिल जिसको कहते हैं, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अब जितने भी LLB एंड BLLB के स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग इस पर फोकस करिएगा कि एब्सोल्यूट वीटो के अंदर ये दोनों नहीं आता है। प्रेसिडेंट इसको ये कह सकता है कि आप थोड़ा इसमें सुधार ऐसे कर लीजिए, सुझाव दे सकता है, धन विधेयक में वो नहीं रोक सकता है। यही 2 हैं। ये कभी कभी अगर काफी टफ बनाएगा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि हाईली टफ क्वेश्चन होगा,
तभी ऐसे क्वेश्चन देगा। उसके साथ आज मैं आपको 2 फैक्ट बता देता हूँ, और मेरी क्लासेस में आपको जितनी भी वीडियोस आएंगे उसमें लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स बताते मैं चलूंगा। इसमें 2 फैक्ट्स क्या है वो जान लीजिए आप। पहला है कि हेड ऑफ स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब हमारी 28 राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब ओवरऑल यूनियन, पूरा देश। और सेकेंड है हेड ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटी को इस तरीके से पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ही नहीं है कि आप बीचू एंट्रेंस तक ही पढ़े, इसके आगे के लिए पढ़ लीजिए आप, कि कोई भी एंट्रेंस हो आप उसको क्वालिफाई कर सकते। तो जैसे देखिए, जब हेड ऑफ स्टेट की बात की जाती है तो स्टेट में हेड ऑफ स्टेट में प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल में नाम दिया गया वो दिया गया डी ज्यूरे। जो BLLB के स्टूडेंट हैं वो तो इसको 2-3 स्टार बना देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है, सरकार का मुखिया, तो यहाँ पे आता है प्राइम मिनिस्टर। इसको PM कहते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल में नाम है वो डी फैक्टो है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा आप जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं उसको आप अच्छे से समझेंगे, और BHU पाठशाला से ऐसे अच्छे वीडियोस पॉलिटी सेशन के लिए देखने के लिए आप जुड़े रहेंगे, और क्विज कंपटीशन में आप भाग लीजिए। उसी के साथ साथ आप जितने भी ये सारे फैक्ट हैं इसका प्लीज आप नोट्स बनाइए, जिससे कि आप क्विक रिवीजन में आपको आसानी हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।